आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आज की क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। पिछले दो क्लासेस में, ऑनलाइन क्लासेस में, हम लोगों ने एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़े हुए जो पहलू हैं उनके बारे में कुछ डिस्कशन किया है। उसी क्रम में आज तीसरी ऑनलाइन क्लासेस में हम लोग अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। आप सभी को मालूम है कि एग्रीकल्चर सेक्टर यूपीएससी के मेंस में बहुत महत्व रखता है। हर वर्ष 3 से 4 प्रश्न या कम से कम 3 प्रश्न इस सेक्टर से जरूर पूछे जाते हैं। अगर के कोई विद्यार्थी केवल एग्रीकल्चर सेक्टर पर अपनी पकड़ बना लेता है तो निश्चित रूप से वह यूपीएससी के मेंस एग्जाम में 60-70 नंबर के क्वेश्चन पर अपनी बढ़त बना लेता है। इसलिए ये जो है बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड अपनी समझ को इम्प्रूव करने के लिए और अपनी समझ को बनाने के लिए। इंडियन इकोनॉमी में एग्रीकल्चर सेक्टर का वैसे तो इम्पोर्टेंस आप सभी लोग जानते कम है। कुल जीडीपी में इसकी भूमिका सिर्फ 17% है, लेकिन 49% लोग अपनी आजीविका के लिए, लिवलीहुड के लिए सीधे कृषि पर निर्भर है, जिसके नाते इस क्षेत्र का बहुत अधिक महत्व है। देखिए, आप सभी लोग जानते होंगे कि भारतीय कृषि के लिए 4 प्रकार के फैक्टर जिम्मेदार हैं। भारतीय कृषि को अगर बहुत वाइड स्पेक्ट्रम में समझना है और कंक्लूड करके अगर इसकी समझ को विकसित करना है, बहुत निष्कर्षात्मक रूप से अगर इसकी समझ विकसित करना है, तो देखा जाए तो भारतीय जो है अर्थव्यवस्था में जो कृषि का क्षेत्र है उसके लिए 4 प्रकार के जो है 4 प्रकार के फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं। और इन फैक्टर्स को अगर आप समझ लें तो निश्चित रूप से भारतीय कृषि के लिए जिम्मेदार कारकों को समझना आपके लिए आसान हो जाएगा। इसी क्रम में हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं। अगर आप देखेंगे एग्रीकल्चर जो भारत का है, इवन पूरे वर्ल्ड के एग्रीकल्चर के बारे में भी इस तरीके से समझ बनाई जा सकती है। तो ये 4 फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है। पहला है सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर, सामाजिक आर्थिक कारक है। दूसरा देखेंगे तो जियोग्राफिकल फैक्टर है, भौगोलिक कारक है। और तीसरा अगर आप देखेंगे तो ये है इंफ्रास्ट्रक्चर, आधारभूत संरचना। और चौथा देखेंगे तो टेक्नोलॉजिकल फैक्टर है, अर्थात तकनीकी का कारक है। तो देखा जाए तो भारतीय अर्थव्यवस्था में जो कृषि का क्षेत्र है वह 4 प्रकार के कारकों पर निर्भर है। पहला कारक है सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर, सामाजिक आर्थिक कारक। दूसरा है जियोग्राफिकल सेक्टर, भौगोलिक कारक। और तीसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर का फैक्टर। और चौथा है टेक्नोलॉजिकल फैक्टर। अब सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर में क्या आता है, जियोग्राफिकल फैक्टर में क्या आता है, इंफ्रास्ट्रक्चर के फैक्टर में क्या आता है और टेक्नोलॉजिकल फैक्टर में क्या आता है, पहले इसके बारे में थोड़ा सा एक अपनी समझ बना ली जाए। तो आप जैसा कि आप जानते होंगे कि कृषि के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार जो कारक है वो किसी भी देश का जियोग्राफिकल फैक्टर है, क्योंकि जियोग्राफिकल फैक्टर के अंतर्गत जो है उस क्षेत्र में कैसी जलवायु है, कैसी मिट्टी है, वर्षा की मात्रा कितनी है, आर्द्रता की मात्रा कितनी है और हवाएं किस प्रकार से चलती हैं, मौसम का किस प्रकार से वितरण है, ये सब कारक आते हैं। सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर में जोत का आकार कैसा है, लैंड का साइज कैसा है और लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, लेबर की अवेलेबिलिटी है या नहीं, कैपिटल की अवेलेबिलिटी है या नहीं, समाज जो है बहुत निर्धन तो नहीं है, गरीब तो नहीं है, ये सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर के अंतर्गत आता है। तीसरा जो फैक्टर है इंफ्रास्ट्रक्चर का फैक्टर, कि कृषि के लिए आधारभूत संरचनाओं की उपलब्धता है कि नहीं, जैसे सिंचाई की
उपलब्धता है, बीज की उपलब्धता है, उर्वरक की उपलब्धता है, कीटनाशक की उपलब्धता है। इसके अलावा जो है कृषि के लिए अनुसंधान संस्थान की व्यवस्था है या नहीं है, और इसके अलावा तमाम प्रकार के जो है तकनीकी के लिए सरकार की पहल है या नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर के संदर्भ में। ये तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है इंफ्रास्ट्रक्चर। चौथा फैक्टर जो जिम्मेदार है वो टेक्नोलॉजिकल फैक्टर है, तकनीकी को लेकर के पहल कितनी की गई, जैसे बीज में उन्नत बीजों को लेकर के, हाइब्रिड सीड को लेकर के पहल, या ट्रांसजेनिक सीड को लेकर के पहल, या जीएम सीड को लेकर के पहल, उर्वरकों में भी जो है केमिकल फर्टिलाइजर को लेकर के पहल, बायो फर्टिलाइजर को लेकर के पहल, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर को लेकर के पहल, या ऑर्गेनिक मैन्योर्स को लेकर के पहल, पेस्टिसाइड में केमिकल पेस्टिसाइड या बायो पेस्टिसाइड को लेकर के पहल, इरिगेशन में भी इरिगेशन की टेक्नोलॉजी कितनी इंप्रूव है उसके लिए किया गया पहल, जैसे ड्रिप इरिगेशन है क्या, टपकन सिंचाई की व्यवस्था है क्या, स्प्रिंकलर जो है इरिगेशन है क्या, छिड़काव सिंचाई की व्यवस्था है, फाउंटेन इरिगेशन की व्यवस्था है या नहीं, फर्टिगेशन इरिगेशन की व्यवस्था है या नहीं, प्रिसाइज इरिगेशन की व्यवस्था है या नहीं, कृषि के लिए जो उन्नत उपकरण है उनकी उपलब्धता है या नहीं, मशीनीकरण कितना जो है उपलब्ध है या नहीं। ये सारे फैक्टर टेक्नोलॉजिकल फैक्टर के अंतर्गत आते हैं। अर्थात देखा जाए तो कृषि के विकास के लिए 4 प्रकार के फैक्टर जिम्मेदार हैं। कृषि के विकास के लिए 4 प्रकार के फैक्टर जिम्मेदार हैं। इसमें अगर आप पहला फैक्टर देखेंगे तो जैसे सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर, जिसमें लैंड साइज है, जोत का आकार है, लैंड डिस्ट्रीब्यूशन है, भूमि का वितरण है, लेबर अवेलेबिलिटी है, कैपिटल की अवेलेबिलिटी है या नहीं। ये सब फैक्टर जो है जिम्मेदार होते हैं। और आप जानते होंगे एक बार क्वेश्चन पूछा गया था बहुत पहले कि भारत में कृषि के विकास में सबसे बड़ी भूमिका किस प्रकार के कारक की रही है, तो सबसे बड़ी भूमिका सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर की ही रही है। आजादी के बाद कृषि सुधार में सबसे बड़ा सुधार लैंड रिफॉर्म रहा, भूमि सुधार रहा, और भूमि सुधार में सरकार के द्वारा कई प्रकार की पहल की गई, और उसी पहल के नाते भारत में कृषि के लिए एक बैकग्राउंड तैयार हुआ। बहुत सारे लोगों से अगर पूछा जाए कि भारत के कृषि के विकास में किस कारकों की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही, तो बहुत सारे लोगों को लगेगा कि तकनीकी कारकों की महत्वपूर्ण भूमिका रही, क्योंकि हरित क्रांति पे तुरंत ध्यान जाता है, श्वेत क्रांति पर व्यक्ति का ध्यान तुरंत जाता है, नीली क्रांति पर, पीली क्रांति पर व्यक्ति का ध्यान तुरंत जाता है, और हम सोचते हैं कि भारत की कृषि के विकास के लिए सबसे जिम्मेदार कारक जो रहा है वो तकनीकी कारक रहा है। लेकिन आप जानते हैं हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति, पीली क्रांति, जो है लाल क्रांति, श्वेत क्रांति, या जितनी भी जो क्रांतियां हैं वो सफल तभी हो पाती जब पहले लैंड, वो सफल तभी हो सकती थी जब उसके लिए लैंड रिफॉर्म की भूमिका तय की गई, बहुत बड़े स्तर पर लैंड रिफॉर्म के लिए पहल की गई। आप सभी लोग जानते होंगे कि भारत की कृषि बहुत पिछड़ी हुई अवस्था में थी, और इस पिछड़ी हुई अवस्था के लिए जिम्मेदार अंग्रेजी शासन था। अंग्रेजों ने भारत की कृषि को तहस नहस कर दिया। एक तरीके से देखा जाए तो अंग्रेजों के कारण भारत की कृषि और भारत के किसान बहुत दयनीय दशा में आ गए थे, क्योंकि अंग्रेजों ने अपने आय को बढ़ाने के लिए, रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए जमींदारी प्रथा, महलवाड़ी प्रथा, रैयतवाड़ी प्रथा को बढ़ावा दिया, और सिर्फ एनी हाउ किसी भी तरीके से रेवेन्यू कलेक्शन पर जोर दिया, कलेक्टर का पद बनाया, और जानते हैं केवल रेवेन्यू कलेक्ट करने पर उनका पूरा ध्यान रहा, जिसके नाते भारत की कृषि में देखा जाए तो बहुत बिचौलियों की भूमिका बढ़ गई थी, इंटरमीडिएटरीज की ही मुख्यतः भूमिका थी। जो वास्तव में किसान थे,
जो मुख्य रूप से कुछ किसान थे उनका जीवन जीना दूभर हो गया था, बहुत मुश्किल हो गया था, जिसके नाते भारत में अनेक बार जब अकाल आया तो बहुत अधिक संख्या में किसान मारे गए और किसानों की दशा बहुत विपरीत होती गई। इसी किसानों की दशा से ही विचलित होते हुए बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सत्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम की जो है रचना की थी। आप सभी लोगों को पता होगा कि बंकिम चंद्र चटर्जी बंगाल में एसडीएम के पद पर कार्यरत थे और एक बार उन्होंने, उन्हीं का बताया हुआ कथन है कि एक बार वो किसी गांव में रेवेन्यू कलेक्शन के लिए गए तो उन्होंने देखा, पहले तो आप जानते हैं रेवेन्यू कलेक्शन सीधे अनाज के रूप में प्राप्त किया जाता था, तो उन्होंने देखा एक गांव में एक बूढ़ा व्यक्ति अपने घर से अनाज लेकर आया और अनाज देने के बाद तुरंत वहीं पे गिरा और थोड़ी देर में जानते हैं उसकी मृत्यु हो गई। तो बंकिम चंद्र चटर्जी को लगा कि जो है कोई बात तो है। फिर जाकर के उन्होंने उसके घर में देखा तो किसी भी पतीले में कहीं भी कोई भी अनाज नहीं था, वो लास्ट अनाज था जो उसने रेवेन्यू के रूप में दे दिया था। इससे वो बहुत विचलित हुए और पूरी रात सो नहीं पाए और उसी रात में उन्होंने वंदे मातरम सुजलाम शुक्लाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम की रचना की और एक राष्ट्र गीत तैयार हुआ। ये भारत में किसानों की दयनीय दशा से ही प्रेरित होकर के लिखा गया। भारत में किसानों ने सन्यासी विद्रोह, पागलपंथी विद्रोह, एका विद्रोह, बहुत सारे विद्रोहों का नेतृत्व किया। इस नाते भारत में सबसे ज्यादा बड़ा सुधार माना जाता है सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर को प्रभावित करने वाला सुधार, और उसमें भी लैंड रिफॉर्म की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसीलिए अगर आप यूपीएससी के मेंस में देखेंगे तो कम से कम 2013 से लेकर के 2019 के बीच अगर अभी तक जितने मेंस एग्जाम हुए हैं तो उसमें देखा जाए तो कम से कम 3 प्रश्न सीधे सीधे लैंड रिफॉर्म से जुड़े हुए पूछे गए हैं। इससे आप लैंड रिफॉर्म और सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर की भूमिका को समझ सकते हैं। अभी हम लोग देखेंगे कि कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। तो एग्रीकल्चर में सबसे बड़ा फैक्टर माना जाता है सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर, इसीलिए हमने इसको पहले नंबर पे लिखा। अब दूसरे नंबर पे अगर आप देखें तो जो एग्रीकल्चर को प्रभावित करने वाला जो सेक्टर है वो सेक्टर जो है वो जियोग्राफिकल फैक्टर है और जियोग्राफिकल फैक्टर की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जियोग्राफिकल भौगोलिक कारक, भौगोलिक कारक में आप सभी लोग जानते हैं सबसे पहले तो क्लाइमेट कैसी है, क्लाइमेट अनुकूल है क्या, सॉइल जो है कैसी है, सॉइल स्ट्रक्चर कैसा है, सॉइल का प्रोफाइल कैसा है। अच्छा, इसके अलावा प्रेसिपिटेशन, वर्षण कैसा है या वर्षण की मात्रा कैसी है, और इसके अलावा ह्यूमिडिटी, आर्द्रता, टेम्परेचर, ये सब कारक है जिनकी बहुत बड़ी भूमिका। भारत में 100 सेंटीमीटर वर्षा को जलवायु विभाजक रेखा माना जाता है। 100 सेंटीमीटर के से कम वर्षा वाले क्षेत्र को गेहूं का क्षेत्र माना जाता है, 100 से ऊपर वाले क्षेत्र को चावल का क्षेत्र माना जाता है, और इस तरीके से पूरा डिवीजन है। अगर आप भारत में जियोग्राफिकल फैक्टर को आप देखें, अगर आप राजस्थान से लेकर उड़ीसा तक चलें तो राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है, जिसके नाते ज्वार, बाजरा, मक्के की फसल का उत्पादन होता है। लेकिन जैसे जैसे राजस्थान से आप यूपी की तरफ बढ़ेंगे, यूपी से बिहार की तरफ बढ़ेंगे, छत्तीसगढ़, एमपी की तरफ बढ़ेंगे, तो ये चावल का, ये जो है गेहूं और चावल दोनों का मिक्स क्षेत्र हो जाता है, क्योंकि वर्षा की मात्रा बढ़ती जाती है। और जैसे जैसे एकदम उड़ीसा की तरफ आप बढ़ जाएंगे तो वहां सिर्फ चावल का उत्पादन होता है, क्योंकि वर्षा की मात्रा अत्यधिक होती है। ये दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, अर्थात भौगोलिक कारक की भी बहुत बड़ी भूमिका है। लेकिन भौगोलिक कारक वाली भूमिका के प्रश्न अक्सर जो है इकोनॉमी में या इकोनॉमी में ना पूछ करके ज्योग्राफी वाले पार्ट में पूछे जाते हैं। लेकिन फिर भी यूपीएससी में 2013 से जो मेंस का सिलेबस बदला है उसमें जो है सिंचाई वाला पार्ट, उसमें जो है जियोग्राफिकल फैक्टर वाला पार्ट जीएस पेपर 3 में दिया गया है। इस नाते इस फैक्टर को भी समझने और जानने की आवश्यकता है, और इसको एक बार अगर आप ब्रीफ में समझ लेते हैं तो निश्चित रूप से इससे रिलेटेड क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर ले जाएंगे। अभी हम लोग एग्जाम्पल जब देंगे तो बहुत आसानी से आप इसको समझेंगे। ये दूसरा बड़ा कारक है जो कृषि को प्रभावित करता है। तीसरा कारक अगर आप देखेंगे, तीसरा कारक जिसकी बड़ी भूमिका है वो कारक है
इंफ्रास्ट्रक्चर का फैक्टर है। इंफ्रास्ट्रक्चर फैक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर में आप जानते हैं सीड की उपलब्धता है क्या, फर्टिलाइजर की उपलब्धता है क्या, पेस्टिसाइड की उपलब्धता है क्या, या जो है इरिगेशन की उपलब्धता है क्या, या इसके लिए व्यवस्था है क्या, या तमाम प्रकार की मशीनरी इनकी उपलब्धता है क्या। ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर का फैक्टर है, इसकी भी बहुत बड़ी भूमिका है। लेकिन बहुत जो प्रश्न मेंस में पूछे गए हैं, बहुत जब ब्रीफ में आपकी और सूक्ष्म समझ होगी तब आप इन सब चीजों को रियलाइज कर पाएंगे कि किस चीज को फोकस करके प्रश्न पूछा जाता है। इस नाते इन सब फैक्टर पे आपकी पकड़ होनी चाहिए। जैसे बीज को लेकर के भी प्रश्न पूछा गया है कि बीज में होने वाला सुधार। अब बीज में आप जानते हैं जैसे हाइब्रिड सीड है या जीएम सीड है, इसको लेकर के भी प्रश्न। फर्टिलाइजर में भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, केमिकल फर्टिलाइजर, बायो फर्टिलाइजर से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो इन सब चीजों को ध्यान रखने की, तीसरा महत्वपूर्ण फैक्टर, इन सब चीजों को ध्यान रखने की आवश्यकता है। अब देखेंगे चौथा जो फैक्टर है वो फैक्टर है टेक्नोलॉजिकल फैक्टर। चौथा जो फैक्टर है वो टेक्नोलॉजिकल फैक्टर है, जिसको समझने की, जानने की आवश्यकता है। टेक्नोलॉजिकल फैक्टर तकनीकी वाला कारक है, जिसमें आपके पास आवश्यक तकनीकी की उपलब्धता है क्या। जैसे आपके पास R&D कृषि को लेकर के कैसा है, अगर बेहतर होगा तो निश्चित रूप से सिंचाई के लिए जो तकनीक है, इरिगेशन की टेक्नोलॉजी आपके पास होगी, निश्चित रूप से फर्टिलाइजर्स की टेक्नोलॉजी आपके पास होगी, पेस्टिसाइड की टेक्नोलॉजी आपके पास होगी, या आपके पास जो है तमाम प्रकार की मशीनरी की उपलब्धता होगी, किसानों को सहयोग करने वाली बहुत सारी चीजें होंगी। तो निश्चित रूप से आपकी कृषि का विकास हो सकता है और कृषि विकास से बहुत सारे लोगों का जीवन बेहतर हो सकता है। तो कृषि के विकास की भूमिका को समझने के लिए 4 फैक्टर को समझना होता है। अब मैं एक प्रश्न लूं, उससे आप आसानी से समझ जाएंगे कि जो प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों को कैसे इन्हीं केवल 4 पॉइंट से डील किया जा सकता है। देखिए, बताने में ये बहुत कम पॉइंट लग रहा है, लेकिन यूपीएससी के सभी प्रश्न केवल इन्हीं 4 पॉइंट से डील किए जा सकते हैं जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रश्न पूछे गए हैं। इस नाते इसको आप बहुत साधारण भी मत समझिएगा। अभी मैं हर प्रश्न को डील करते समय उससे रिलेटेड फैक्टर को बताने का प्रयास करूंगा। जैसे पहला प्रश्न हम लोग डील करते हैं। एक प्रश्न आया हुआ है कि कृषि विकास में भूमि सुधारों की भूमिका की विवेचना कीजिए। भारत में भूमि सुधारों की सफलता के लिए उत्तरदायी कारकों को चिन्हित कीजिए। डिस्कस द रोल ऑफ लैंड रिफॉर्म इन एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। आइडेंटिफाई द फैक्टर दैट वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सक्सेस ऑफ लैंड रिफॉर्म इन इंडिया। अर्थात भारत में कृषि के विकास में भूमि सुधारों की क्या भूमिका रही है, उसकी विवेचना कीजिए। कितना आसान प्रश्न है। भूमि सुधारों की क्या भूमिका रही है कृषि के विकास में, और इसके लिए भूमि सुधारों की सफलता के लिए उत्तरदायी कारक। तो ये आप सबसे पहले देखिए, भूमि किसके अंतर्गत आता है? सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर में आता है, सामाजिक आर्थिक कारक में आता है। क्योंकि भूमि का वितरण कैसा है, जैसे पंजाब में भूमि का वितरण बेहतर था, या जानते हरियाणा में बड़ी लैंड का साइज बहुत ज्यादा था, बड़ी कृषक ज्यादा थे, जिसके नाते आगे जब हरित क्रांति वहां पे की गई तो उसमें ज्यादा सफलता मिली। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, इन सब राज्यों में हरित क्रांति को लेकर के सफलता हुई, या श्वेत क्रांति की सफलता भी इन्हीं क्षेत्रों में हुई। नीली क्रांति की सफलता दक्षिण भारत से लेकर के इन्हीं सब क्षेत्रों में हुई। तो उसके लिए जिम्मेदार जो है सामाजिक आर्थिक कारक को समझना होगा। तो ये क्वेश्चन जो है सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर से जुड़ा। सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर में क्या आता है कि भाई लैंड का साइज कैसा है, लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, लेबर की अवेलेबिलिटी कैसी है, कैपिटल की अवेलेबिलिटी कैसी। सबसे बड़ी जो भूमिका है इसमें
लैंड को लेकर के, लैंड का साइज कैसा है, लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। तो कृषि विकास में भूमि सुधारों की भूमिका की विवेचना कीजिए और भारत में भूमि सुधारों की सफलता के लिए उत्तरदायी कारकों को चिन्हित कीजिए। तो आप सभी लोग जानते हैं कि भारत में कृषि सुधार में सबसे बड़ी भूमिका सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर की रही है, सामाजिक आर्थिक कारक की रही है, और इसमें भी सबसे बड़ी भूमिका भूमि सुधारों की रही है। आप सभी को पता है कि आजादी के पहले भारत में किसानों की दशा, कृषि की दशा बहुत ही विपरीत हो चुकी थी। इसके लिए अंग्रेज जिम्मेदार थे, क्योंकि अंग्रेजों के द्वारा चलाई गई जो व्यवस्था थी, जैसे जमींदारी प्रथा, रैयतवाड़ी प्रथा, महालवाड़ी प्रथा, इसके नाते मध्यस्थों का बोलबाला बहुत बढ़ गया था और किसानों का बहुत व्यापक स्तर पे शोषण हो रहा था। उन्हें जीवन यापन करने के लिए भी साधन कृषि से उपलब्ध नहीं हो पा रहा था। इसीलिए जब देश आजाद हुआ तो भारत की सरकार ने सबसे पहले जिस सुधार पर फोकस किया 1951 में, वो भूमि सुधारों पर फोकस किया और इसी के लिए पहला संविधान संशोधन किया गया और 9वीं अनुसूची बनाई गई। पहला संविधान संशोधन लैंड रिफॉर्म को समर्पित रहा, जिसमें सबसे बड़ा जो सुधार था वो जमींदारी का उन्मूलन था। महालवाड़ी, जमींदारी, रैयतवाड़ी प्रथा का अंत किया गया। इसका अंत करने से क्या हुआ कि मध्यस्थों का अंत हो गया। अब बाकी जो जमीन जो है वहां से निकल के आई, उसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया गरीबों में, कमजोर वर्गों में, SC ST या तमाम कमजोर वर्गों तक भूमि का वितरण। तो पहला तो भूमि सुधारों में पहला बड़ा सुधार था मध्यस्थों का अंत, एवोल्यूशन ऑफ इंटरमीडिएटरी, मध्यस्थों का अंत किया गया। दूसरा जो बड़ा सुधार था लैंड सीलिंग की थी, हदबंदी का सुधार था। हदबंदी का मतलब जोत के आकार को निश्चित कर दिया गया, इससे ज्यादा जमीन कोई भी अपने पास नहीं रख सकता, मतलब एक नाम पर इससे ज्यादा जमीन नहीं हो सकती, कहीं 4 हेक्टेयर तो कहीं 7 हेक्टेयर, अलग अलग क्षेत्रों, उसमें भी सिंचित भूमि को लेकर के अलग, असिंचित भूमि को लेकर के अलग। तो पहला बड़ा सुधार था मध्यस्थों का अंत, जिसमें जमींदारी, महालवाड़ी, रैयतवाड़ी प्रथा का अंत किया गया। दूसरा था कि भूमि के सीमा का निर्धारण किया गया, उच्चतम सीमा, लैंड सीलिंग इसी को कहा जाता है या हदबंदी कहा जाता है। ये दूसरा बड़ा सुधार का प्रयास था। तीसरा रेगुलेशन ऑफ रेंट था कि लगान का नियमन किया गया। पहले आजादी से पहले कृषि उपज का 50% लगान लिया जाता था। जितना भी उत्पादन हुआ उसका 50, सोचिए कि अगर आपने 4 क्विंटल उत्पादन किया तो 2 क्विंटल अंग्रेजों को दे देना है और बाकी उसी 2 क्विंटल में लागत से लेकर के अपने जीवन यापन के लिए सारा साधन, वो भी जमीन आपकी रेंट पर है, जमींदार को भी देना है, बहुत सारा और लोगों को, बहुत बहुत सारा मुश्किल। तो इसलिए रेगुलेशन ऑफ रेंट किया गया और पहली पंचवर्षीय योजना और दूसरी पंचवर्षीय योजना में रेंट को 20 से 25% पर लाया गया, जहां की आजादी से पहले 50% था। और चौथी पंचवर्षीय योजना में लगान को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया, जिसके नाते बहुत क्रांतिकारी पहल यह मानी गई। तो रेगुलेशन ऑफ रेंट यह तीसरा बड़ा भूमि सुधार था। और चौथा बड़ा भूमि सुधार लैंड कंसोलिडेशन था, जिसको चकबंदी कहा जाता है, जिसमें बिखरे हुए छोटे छोटे खेत को इकट्ठा करके एक जगह चक दिया जाने लगा किसानों की, भैया ये 10-12 बीघा या 10-12 एकड़ या 10-12 ये 3-4 हेक्टेयर भूमि आपकी इकट्ठा रहेगी तो उसका प्रबंधन और जो है कृषि करना और कृषि से जुड़े हुए सभी कामों में बहुत आसानी होने लगी। तो ये चौथा बड़ा भूमि सुधार का प्रयास था। पांचवा था लैंड रिकॉर्ड को सुनिश्चित किया गया, भाई लैंड का रिकॉर्ड रखा जाएगा। इसके लिए 7वीं पंचवर्षीय योजना में बड़ी पहल हुई जब राजीव गांधी ने कंप्यूटराइजेशन को फोकस किया, तो हर तहसील वाइज लैंड का रिकॉर्ड जो है मेंटेन किया गया और उसको धीरे धीरे कंप्यूटराइज किया गया। और आज आप किसी भी जानते हैं तहसील या ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं तो आसानी से अपने लैंड के रिकॉर्ड की फोटोकॉपी ले सकते हैं। तो ये पांचवा बड़ा सुधार था। अर्थात अगर हम कृषि सुधार में भूमि सुधारों को ध्यान दें तो 5 पॉइंट आपको लिखना होगा कि एक तो मध्यस्थों का अंत, जिसमें जमींदारी प्रथा, महालवाड़ी प्रथा और रैयतवाड़ी प्रथा को समाप्त किया गया। दूसरा, भूमि की उच्चतम सीमा का निर्धारण किया गया, लैंड सीलिंग की गई, हदबंदी किया गया। तीसरा है कि लगान का नियमन किया गया, रेगुलेशन ऑफ रेंट। और चौथा है कि लैंड कंसोलिडेशन किया गया, चकबंदी किया गया। और पांचवा है कि लैंड रिकॉर्ड को तैयार किया गया।
और इस प्रकार से देखा जाए तो भूमि सुधार जो है भारत में जो है सुनिश्चित हुआ। अब इसी क्वेश्चन में दूसरा पार्ट पूछ रहा है कि भारत में भूमि सुधारों की सफलता के लिए उत्तरदायी कारक क्या थे, उसको चिन्हित कीजिए। तो देखिए, भूमि सुधारों की सफलता के लिए सबसे बड़ी भूमिका तो मैं कहूंगा कि राजनीतिक इच्छा शक्ति रही। उस समय जो सरकारें रही, क्योंकि भूमि आप जानते हैं राज्य सूची का विषय है, तमाम राज्यों में जो सरकारें थी और इवन केंद्र की सरकार भी, जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने भी बहुत दृढ़ इच्छा शक्ति दर्शाई और भूमि सुधारों के लिए कड़े निर्णय लिए। क्योंकि आप जानते होंगे भूमि जो संपत्ति के अधिकार के अंतर्गत आता था और संपत्ति भारत के संविधान में मूल अधिकार था, और मूल अधिकार को जो है प्रभावित करते हुए सुधारों को आगे बढ़ाना यह बहुत कठिन काम था। लेकिन भारत की सरकार ने जो है फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया, पहला संविधान संशोधन किया 1951 में, और इसी में जानते हैं अनुसूची 9 बनाई और धीरे धीरे जो है लैंड रिफॉर्म को सुनिश्चित किया। आप सभी लोग जानते होंगे कि पहला पॉइंट तो हम लोग लिखेंगे कि जो है दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति भूमि सुधारों के लिए जिम्मेदार थी। दूसरा अनुसूची 9 जिम्मेदार रही, क्योंकि अगर भूमि को संपत्ति के अधिकार मानते हुए तमाम लोग भूमि को संपत्ति का अधिकार मानते हुए या संपत्ति के अधिकार के अंतर्गत संरक्षण पाने के लिए लोग कोर्ट में गए, लेकिन कोर्ट जानते हैं उनको बहुत संरक्षण नहीं दे पाया, क्योंकि 9वीं अनुसूची बना दी गई और 9वीं अनुसूची में कहा गया कि यह संविधान जो कोर्ट की न्यायालय की व्याख्या से ये जो है उपबंध रहित रहेगा, न्यायालय इसमें दखल नहीं कर सकता। तो इसलिए दूसरी भूमिका में हम लोग अनुसूची 9 लिखते हैं। तीसरी बड़ी जो भूमिका रही वो विनोबा भावे का भूदान आंदोलन। विनोबा भावे का भूदान आंदोलन इतना व्यापक था कि इससे जन चेतना का बहुत तेजी से प्रवाह हुआ और लोगों को लगने लगा कि जो गरीब लोग हैं, जिनके पास जमीन नहीं है, उन्हें जमीन देना चाहिए। तो लोग स्वयं से घोषणा करने लगे, जिनके पास ज्यादा जमीन थी अपनी जमीन दान करने लगे, और जमीन दान करने के नाते एक नैरेटिव बना, एक ऐसा माहौल बना कि जमीन की भूमि सुधारों को जनता का सपोर्ट मिलने लगा। इसलिए तीसरा बड़ा था कि भूदान आंदोलन की भूमिका, जिससे जन चेतना का प्रवाह हुआ, पूरे देश में लोगों को लगने लगा कि जो है भूमि सुधार आवश्यक है। चौथी बड़ी भूमिका तमाम जो है गैर सरकारी संगठनों की रही, तमाम संस्थाओं की रही। इन लोगों ने भी बड़ी भूमिका निभाई। और जो है पांचवा पॉइंट अगर माने तो इसमें राज्य सरकारों का भी व्यापक सपोर्ट था और स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े हुए लोगों का इसमें जो समर्थन था वह भी इसके लिए बहुत ज्यादा जिम्मेदार था। बहुत ज्यादा उसकी भी भूमिका इसमें जो है बहुत बड़ी भूमिका थी। और कुल मिला जुला करके इस प्रकार से भारत में भूमि सुधार हुआ और भूमि सुधारों का जो है बेहतर परिणाम निकला। तो क्वेश्चन था कि कृषि विकास में भूमि सुधारों की भूमिका की विवेचना कीजिए। तो आप तुरंत बता देंगे कि कृषि विकास में भूमि सुधारों की भूमिका। पहले कह देंगे कि भारत की कृषि आजादी के पहले बहुत पिछड़ी हुई दशा में थी। किसान और कृषि दोनों की दशा दयनीय थी, लेकिन आजादी के बाद भारत की कृषि में सुधार के लिए भारत सरकार ने भूमि सुधारों की भूमिका को सुनिश्चित करने का प्रयास किया। और इसके अंतर्गत भारत सरकार के द्वारा कृषि में जो लैंड का साइज था, कृषि में जो लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन था, जो रेंट के रेगुलेशन से संबंधित नियम था, या जो है लैंड को इकट्ठा करने को लेकर जो पहल थी और भूमि के दस्तावेज को लेकर के जो पहल थी, उसके लिए प्रयास किया। पॉइंट वाइज आप लिख देंगे और फिर लिखेंगे कि जो है भूमि सुधारों की सफलता के लिए उत्तरदायी कारक, उसको पॉइंट वाइज लिख देंगे कि आप कैसे राजनीतिक इच्छा शक्ति, कैसे अनुसूची 9 का उपबंध, कैसे जो है मूल अधिकार से धीरे धीरे मूल संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से कैसे अलग किया गया, कैसे थोड़ा जो है भूदान आंदोलन की भूमिका, बाकी अन्य संगठनों की भूमिका, जन चेतना, इन सब पॉइंट को आप लिखेंगे। बहुत आसानी से 200 शब्द को आप लिख ले जाएंगे। 200 शब्द और 12.5 नंबर में ये प्रश्न पूछा गया है। बहुत आसानी से आप इसे कर ले जाएंगे। कैसे कर पाएंगे? जब ये जानते होंगे कि कृषि के विकास के लिए 4 कारक जिम्मेदार होता है। नंबर 1 सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर, सामाजिक आर्थिक कारक, जिसमें भूमि का जो है आकार, भूमि का वितरण, श्रम की भूमिका।
मतलब लेबर की भूमिका और पूंजी की भूमिका। दूसरा जो है जियोग्राफिकल फैक्टर है, जिसमें भौगोलिक कारक की भूमिका है। भौगोलिक कारक में मिट्टी की भूमिका, जलवायु की भूमिका, वर्षा की भूमिका, तापमान की भूमिका, आर्द्रता की भूमिका, अर्थात जो कुछ भी जो है प्राकृतिक रूप से जो है हमें प्राप्त हुआ है लैंड रिसोर्स और उसके लिए जो है रिस्पॉन्सिबल फैक्टर, वो सारे जियोग्राफिकल फैक्टर में आते हैं। तीसरा बड़ा कारक है इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर आज तक मजबूत नहीं हो पाया है, लेकिन इसकी भी बहुत बड़ी भूमिका है। वर्तमान में सरकार इसको मजबूत करने के लिए बहुत सारे प्रयास कर रही है। और चौथी भूमिका है टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, तकनीकी का कारक, जिसके सफलता को हम लोगों ने हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति, अनेक क्रांतियों के माध्यम से देख चुके हैं, लेकिन उसका लाभ सबको नहीं मिल पाया है। यह मुख्यतः समस्या रहा है। तो इस नाते पहला क्वेश्चन आपने देखा कितना आसान था और बहुत आसानी से सभी लोग इसको कर ले जाएंगे। अब दूसरा प्रश्न पढ़ते हैं। थोड़ा एक क्वेश्चन आपने देखा जो है सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर से रिलेटेड। अब दूसरा प्रश्न हम लोग देख रहे हैं जियोग्राफिकल फैक्टर से रिलेटेड, और इसी जियोग्राफिकल फैक्टर में ये तीसरा फैक्टर भी, इंफ्रास्ट्रक्चर का फैक्टर भी इससे जुड़ा हुआ है। देखिए प्रश्न को पहले आप सुनिए। भारतीय कृषि की प्रकृति की अनिश्चितताओं पर निर्भरता के मद्देनजर फसल बीमा की आवश्यकता की विवेचना कीजिए और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की मुख्य विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। Given the vulnerability of Indian agriculture to vagaries of nature, discuss the need for the crop insurance and bring out the silent feature of प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। दोबारा हम आपको एक बार पढ़ देते हैं कि भारत की कृषि की प्रकृति की अनिश्चितताओं पर निर्भरता के मद्देनजर फसल बीमा की आवश्यकता की विवेचना कीजिए। अर्थात भारत में कृषि जो है उसकी प्रकृति अनिश्चित है। ऐसी स्थिति में फसल बीमा का क्या महत्व है? कृषि की प्रकृति कैसे अनिश्चित है? भारतीय कृषि को मानसून के साथ जुआ कहा जाता है। माना जाता है कि भारतीय कृषि मानसून से जुड़ी हुई है। आज भी भारत की कृषि का 54% भाग सरकार के डाटा के अनुसार जो है मानसून पर निर्भर। केवल 46% भाग तक ही सिंचाई की सुविधा है। अगर बरसात ना हो तो 54% कृषि भूभाग में खेती नहीं हो पाती। 1460 लाख हेक्टेयर जमीन हमारे पास कृषि के लिए है उपलब्ध। 1460 लाख हेक्टेयर भूमि हमारे पास कृषि के लिए उपलब्ध है। इसमें 54% जमीन कृषि भूमि अगर मानसून अनुकूल ना रहे तो बेकार है, क्योंकि 46% भूभाग में के लिए ही सिंचाई की व्यवस्था है। मतलब भारत में जो कृषि की प्रकृति है अनिश्चितताओं पर निर्भर है। पहले तो इस बात को समझिए, अनिश्चितताओं पर निर्भर है, इसका मतलब ये जियोग्राफिकल फैक्टर से संबंधित बात कर रहा है। इसका मतलब भौगोलिक कारक से संबंधित विषय पर यह फोकस कर रहा है कि भारत की कृषि की प्रकृति अनिश्चितता से भरी। क्यों अनिश्चितता से भरी है? क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा भूभाग है जिसमें अनेक प्रकार की जलवायु है, अनेक प्रकार की मिट्टियां हैं, वर्षा में भी बहुत ज्यादा देखा जाए तो वेरिएबिलिटी है। वर्षा भी कहीं ज्यादा तो कहीं कम, इसके अलावा आर्द्रता भी कहीं ज्यादा कहीं कम, हवा की उपलब्धता कहीं ज्यादा कहीं कम, तापमान भी कहीं ज्यादा कहीं कम। अर्थात देखा जाए तो भारतीय कृषि में जो अनिश्चितता है वो भौगोलिक कारकों में बहुत ज्यादा अनिश्चितता है। मानसून, भारतीय कृषि मानसून पर निर्भर है। कभी मानसून आता है तो कृषि बहुत अच्छी हो जाती है, लेकिन मानसून नहीं आता कृषि खराब हो जाती है। जिस साल एलिनो आता है अधिकतर उन वर्षों में सूखा पड़ता है, और सूखा पड़ने के नाते भारत की कृषि बहुत बदहाल स्थिति में आ जाती है। सूखे के नाते भारत की कृषि बहुत प्रभावित होती है। यद्यपि कई बार अत्यधिक वर्षा से बाढ़ आ जाती है तब भी भारत की कृषि प्रभावित होती, चक्रवात और तूफान आदि आ जाती तब भी कृषि प्रभावित होती है, और सूखा पड़ता है तब भी प्रभावित। कुल मिला के भौगोलिक कारक ने भारतीय कृषि को अनिश्चित बना दिया है। ऐसी स्थिति में फसल बीमा की आवश्यकता की विवेचना कीजिए।
यही ना प्रश्न पूछ रहा है। अर्थात भारतीय कृषि की प्रकृति में बहुत सारी अनिश्चितता है, इसके मद्देनजर फसल बीमा की आवश्यकता पर विवेचना कीजिए और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की मुख्य विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। ये 200 शब्दों में प्रश्न पूछा गया और 12.5 नंबर का है, 12.5 मार्क्स का है। कितना आसान है प्रश्न। आपने तुरंत फाइंड आउट किया कि इसमें भौगोलिक कारक की से जुड़ा हुआ प्रश्न है, लेकिन आधा भौगोलिक कारक से जुड़ा हुआ है, आधा पार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ है। क्योंकि भूगोल अगर अनिश्चितता दे रहा है तो हम निश्चितता कैसे लाएंगे? आधारभूत संरचना बना करके। इसका मतलब इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर वाला फैक्टर भी जुड़ा हुआ है। कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर फैक्टर जुड़ा हुआ है? क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत खाली यही नहीं आता कि जो है कृषि में रोड बनवा दें और सिंचाई की व्यवस्था कर दें, या जो है सिंचाई की सुविधा की व्यवस्था कर दें, या बीज और उर्वरक की व्यवस्था कर दें, बल्कि बैंकों की उपलब्धता, ऋण की उपलब्धता, बीमा जो है योजनाओं की उपलब्धता, ये सारी चीजें भी कृषि के आधारभूत संरचना के अंतर्गत आती हैं। खाद्य भंडारण की उपलब्धता, फूड प्रोसेसिंग की उपलब्धता, बाजार से जोड़ने के कारकों की उपलब्धता, ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर में आते हैं। फसल बीमा, क्रॉप इंश्योरेंस भी एक प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो ये प्रश्न 2 प्रकार के फैक्टर से जुड़ा हो गया। नंबर 1 ज्योग्राफिकल फैक्टर और नंबर 2 इंफ्रास्ट्रक्चर फैक्टर। अब देखिए कैसे लिखा जाएगा इस प्रश्न को। भारतीय कृषि की प्रकृति अनिश्चितताओं पर निर्भरता के मद्देनजर फसल बीमा योजना की विवेचना कीजिए और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की मुख्य विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो आप लिखेंगे कि भारतीय कृषि अनिश्चितताओं से भरी हुई है, क्योंकि भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक क्षेत्र में स्थित है, जिसमें अनेक प्रकार की जलवायु, अनेक प्रकार की मिट्टियां, अनेक प्रकार के जो है तापमान, आर्द्रता, हवा आदि की दशाएं, और इसके अलावा भौगोलिक क्षेत्र का वितरण भी बहुत जो है असमान है। ऐसी स्थिति में भारतीय कृषि भौगोलिक कारकों के कारण अनिश्चितताओं से घिरी होती है। इसी कारण भारतीय कृषि को मानसून के साथ जुआ भी कहा जाता है। जिस वर्ष मानसून आता है भारतीय कृषि बहुत बेहतर रहती है, उत्पादन बहुत अनुकूल होता है, लेकिन जिस वर्ष मानसून नहीं आता उत्पादन बहुत घट जाता है। और अगर उत्पादन नहीं अनुकूल होगा तो भारत में 49% लोगों का जीवन सीधे कृषि पर निर्भर है। एक तरीके से कहिए तो 50%, 49 और 50 में कितना अंतर है? आप कहेंगे 50% लोगों का जीवन कृषि पर सीधे निर्भर है, तो उनका जीवन प्रभावित हो जाएगा। और साथ में भारतीय कृषि पूरी इकोनॉमी में 17% कंट्रीब्यूट करती है जीडीपी में, और भारतीय कृषि 17% जीडीपी में कंट्रीब्यूट करती है, जिसके नाते भारत की अर्थव्यवस्था भी इससे प्रभावित होती है। ऐसी स्थिति में फसल बीमा कैसे जो है आप भारतीय कृषि में अनुकूल दशा ला सकती है? तो देखिए बीमा किसे कहा जाता है? बीमा जोखिम के व्यवसाय को कहा जाता है। रिस्क के व्यवसाय को ही, जोखिम के व्यवसाय को बीमा कहा जाता है। और बीमा के अंतर्गत क्या किया जाता है? जोखिम को खरीदा जाता है और बेचा जाता है। जैसे मान लीजिए आपने अपना कार खरीदा, तो आपने अपना जोखिम बेच दिया इंश्योरेंस करवा करके। अब मान लीजिए आपकी कार को कोई चुरा ले जाता है, या आपकी कार को कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, या कार में कोई टूट फूट हो जाती है, तो उसके लिए बीमा कंपनी जिम्मेदार होती है, क्योंकि आप एक निश्चित प्रीमियम देते हैं और टेंशन नहीं है आपको। पहले तो आपकी कार, अगर मान लीजिए जब बीमा नहीं होता था और आपकी कार खराब हो जाती, या आपकी कार टूट फूट जाती, या मान लीजिए कोई और दुर्घटना हो जाती, तो सिर्फ आपके ऊपर ही उसका भार पड़ता। लेकिन आपने जोखिम बेच दिया कुछ प्रीमियम दे करके। आपने 10,000 का प्रीमियम दिया, पता चला 10 लाख कवर हो गया आपका। इसी प्रकार से कृषि में भी इसकी व्यवस्था कर दी गई है कि भाई अगर मान लीजिए मानसून खराब होता है, या बाढ़ आ जाती है, या तूफान आ जाता है, या ओला पड़ता है, पाला पड़ता है, या कोई भी ऐसी स्थिति आती है, अगर आपने फसल का इंश्योरेंस लिया हुआ है, तो अगर उस दौरान फसल खराब होती है तो बदले में आपको क्षतिपूर्ति कंपनसेशन मिल जाएगा। तो इसका मतलब है फसल बीमा जो है यह किसानों के साथ कृषि में जो जोखिम है उसको एब्जॉर्ब करने की
उसको एब्जॉर्ब करने के लिए एक विकल्प देता है, एक अवसर देता है। इसी संदर्भ में इसका बहुत महत्व है, इसको आप लिख देंगे। और फिर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की विशेषता लिख देंगे। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016 में भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई एक योजना है, जिसकी मुख्य विशेषताएं निम्न है। नंबर 1, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एक सीजन एक प्रीमियम पर आधारित है। जैसे खरीफ की फसल के लिए 2% प्रीमियम है, और खरीफ में जितनी भी फसलें उगाई जाती हैं सामान्यतः सबके लिए 2% प्रीमियम, और रबी के सीजन के लिए जो है 1.5% 1.5% का प्रीमियम है, और बागवानी और नगदी फसलों के लिए 5% का प्रीमियम है। अर्थात एक सीजन एक प्रीमियम एक दर से संबंधित है। पहला पॉइंट लिखेंगे कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एक मौसम या एक ऋतु एक मौसम एक दर पर आधारित है। नंबर 2, आप कहेंगे कि इसमें जोखिम के अनुमान के लिए बहुत सरल सुविधा दी गई है। अगर आपके खेत में कोई नुकसान होता है, आप अपने स्मार्टफोन से या किसी दूसरे के स्मार्टफोन से भी फोटो ले सकते हैं और उस फोटो को भेज सकते हैं, बीमा कंपनी को शेयर कर सकते हैं। अगर बीमा कंपनी को बहुत ज्यादा चेक करना है तो रिमोट सेंसिंग डिवाइस का प्रयोग कर सकती है। इसरो या तमाम संस्थाओं के द्वारा जो मैपिंग किया जाता है या रिमोट सेंसिंग किया जाता है, उसके माध्यम से मिलान कर सकते हैं या चेक कर सकते हैं। तो दूसरा, पहला पॉइंट है कि एक मौसम एक प्रकार की दर है। दूसरा हुआ कि इसमें जोखिम का जो अनुमान है उसको बहुत आसान बनाया गया है। तीसरा, फसल कटाई के 15 दिनों के अंदर ही, जैसे फसल कटी उसके 15 दिनों के अंदर, अब चूंकि फसल खराब हो जाएगी कटेगी तो नहीं, लेकिन फसल कटाई का जो भी समय होगा उसके 15 दिन के अंदर, अर्थात 15 दिन और बाद के अंदर ही आपको सारा क्षतिपूर्ति मिल जाएगा। अब इससे किसानों की जो आय होगी उसमें निश्चितता आएगी, निश्चित रूप से। अच्छा, अगर आप प्रीमियम पूरा प्रीमियम नहीं दे पाते तो उसमें सरकार का सहयोग भी है। पहली बात, प्रीमियम कम है, सरकार का सहयोग है। एक मौसम एक प्रकार के दर की व्यवस्था है। क्षतिपूर्ति का आकलन और अनुमान बहुत सरल बनाया गया है। पूरे देश में इसको लागू किया गया है और सभी प्रकार की फसलों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की व्यवस्था की गई है। इसमें खाद्यान्न फसलें भी हैं, इसमें नकदी फसलें भी हैं, इसमें वाणिज्यिक फसलें हैं, और पूरे देश में एक साथ लागू किया गया है। तो ये सब इसकी विशेषताओं को आप लिख देंगे और बहुत आसानी से जो है आपको इसमें नंबर मिल जाएगा। यद्यपि लास्ट में जरूर कहेंगे कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है बहुत ही अच्छी योजना है। इससे भारत में किसानों के कृषि विकास में और किसानों के आय में निश्चितता और स्थिरता को लेकर के वातावरण बना है, लेकिन इसको और बेहतर बनाने, इसमें कमियों को दूर करने और जो है इसको सभी किसानों तक फैलाने की आवश्यकता है, ताकि इसके लाभ से सभी जो है किसान लाभान्वित हो सकें और भारत की कृषि में बहुत बड़े परिवर्तन की रूपरेखा बन सके। इस तरीके से इसको लिख देंगे, आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो हम लोगों ने देखिए जो डिस्कशन शुरू किया है यूपीएससी मेंस के क्वेश्चन के माध्यम से, उसमें सिर्फ हम आपको यह बताना चाहते हैं कि किस तरीके से आप प्रश्नों को समझें और कैसे जानते हैं प्रश्नों को जोड़ें, और जो है हर पार्ट से जुड़े हुए विषय पर कैसे अपनी पकड़ बनाएं। क्योंकि जानते हैं जब तक आप स्वयं से चिंतन विकसित नहीं करेंगे, जब तक आप स्वयं से अपनी समझ को नहीं बनाएंगे, निश्चित रूप से तब तक कोई बहुत बड़े परिवर्तन की आशा आप नहीं कर सकते। आप जानते होंगे ये कहा जाता है कि सबको लड़ना पड़ता है अपना युद्ध, चाहे राजा राम हो या गौतम बुद्ध, सबको अपने लिए प्रयास करना पड़ता है। आपको अपनी समझ बनानी होगी और समझ के लिए आपको स्मार्ट तरीके सीखने होंगे, तमाम जानते पिन पॉइंट सीखने होंगे, तमाम सोचने के ढंग में स्मार्टनेस लाना होगा। खाली पढ़ाई पर आप जो है पढ़ते रहेंगे और नोट्स जुटाते रहेंगे, इससे कभी आपका सिलेक्शन नहीं होगा और निश्चित रूप से आपके लिए चुनौतियां बनी ही रहेंगी। इसलिए प्रयास करें कि आप विषय को समझें, 1-2 पेज में उसको लेकर के नोट्स बनाने की कला विकसित करें। अब
यूपीएससी मान लीजिए मेंस की तैयारी करनी है तो इसके लिए 1000 पेज का नोट्स नहीं हो सकता। जैसे इकोनॉमी का पार्ट है तो 20-25 पेज में पूरे इकोनॉमी का नोट्स आप बना लो। कैसे? जैसे मैंने डिस्कस किया, अभी 2-4 क्लास और हो जाने दीजिए तो आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। जैसे कृषि को लेकर के हमने कल और आज की क्लास जो ली है, अगर आप खाली दूसरे और तीसरे जो है वीडियो को या पहले से लेकर तीसरे वीडियो को आप देखेंगे तो धीरे धीरे आपको एक दिशा दिखेगी और इस दिशा के माध्यम से आपकी समरी बनती जाएगी। तो इस तरीके से देखेंगे 20 से 25 पेज में आप इकोनॉमी का नोट्स बना सकते हैं, 15 से 20 पेज में आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी का नोट्स बना सकते हैं, 10 से 12 पेज में आप इन्वायरमेंट इकोलॉजी का नोट्स बना सकते हैं, 7-8 पेज में आप इंटरनल सिक्योरिटी का नोट्स बना सकते हैं, 12 से 15 पेज में आप जो है इथिक्स इंटीग्रिटी एप्टीट्यूड्स का नोट्स बना सकते हैं, 10-12 पेज में ही आप आईआर का नोट्स बना सकते हैं, 15 से 20 पेज में आप पॉलिटी का नोट्स बना सकते हैं, सोशल इश्यू का नोट्स भी आप 8 से 10 पेज में बना सकते हैं, ज्योग्राफी का नोट्स 20 से 25 पेज में, हिस्ट्री का नोट्स 20 से 25 पेज में, कल्चर एंड हेरिटेज का नोट्स 10 से 12 पेज में आप बना सकते हैं। लेकिन कैसे? जब ट्रिक से उसे समझेंगे और पिन पॉइंट के रूप में उससे जुड़े हुए नोट्स बनाएंगे और एक रणनीति के तहत आप प्रयास करेंगे तो आप देखेंगे आपकी पूरी पढ़ाई 300 से 400 पेज में सिमट जाएगी और आपका रिवीजन बहुत आसान हो जाएगा और पूरे विषय को रिवाइज करने में आपकी क्षमता बहुत तेजी से बढ़ेगी। और जब आप जितना बार विषय को दोहराएंगे और उसको रिपीट करेंगे उतने ही अच्छी समझ का विकास आपके अंदर होगा। जैसे आप एक बार किसी विषय को पढ़ते हैं या किसी क्लास को करते हैं तो उस विषय को समझने का ढंग आपका उस लेखक जैसा, उस टीचर जैसा विकसित होता है। लेकिन जब 3-4 बार आप उसे रिवाइज करते हैं तो आपके अंदर स्वयं इनकलकेट होने लगता है तमाम प्रकार का थॉट्स, तमाम प्रकार की थिंकिंग। और जब उसको आप जॉटिंग करते हैं, जब उसको आप नोट करते हैं, उसकी सीक्वेंसिंग करते हैं, उसकी का प्रायोरिटाइजेशन करते हैं तो आंसर बनने लगता है और बहुत आसान हो जाता है विषय को समझना और उसको लिखना और अपने जो है अभिव्यक्ति को बेहतर बनाना। तो आज की इस क्लास में आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की क्लास में हम लोग इससे अगले जो है विषय को जोड़ करके देखेंगे। आप लगातार जो है अगर कुछ प्रश्न लिखते हैं तो आप इंस्टाग्राम का जो टेलीग्राम जो हम लोगों का टेलीग्राम जो चैनल है उस पे आप जो है उसको लिख करके भेजिए। हम देखेंगे कि आप किस तरीके से उसको लिख पा रहे हैं और आपकी सोच का कैसा विकास हो पा रहा है। इसके अलावा और भी कोई समस्या या कोई आपको जो है दिक्कत है, इसके लिए भी आप टेलीग्राम चैनल का उपयोग कर सकते हैं और जो है अपने समस्याओं को या जो है उससे जुड़े हुए विषय को आप भेज सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।